नमस्कार मित्रों, ज्योग्राफिया में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनोज कुमार सैनी। आज हम लोग पृथ्वी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, जिसके नाम से ही हमारे रोंगटे कांप जाते हैं, ज्वालामुखी। और इस ज्वालामुखी के चैप्टर में से हर बार फर्स्ट ग्रेड में और नेट के अंदर 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम उस ज्वालामुखी को समझेंगे। ये कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे इसकी प्रक्रिया है, इसके कौन कौन से अंग हैं और इससे कौन कौन सी चट्टानें प्रकृति में बनती है पृथ्वी के धरातल पर और पृथ्वी के धरातल से नीचे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं ज्वालामुखी। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, तो ज्वालामुखी क्रिया है क्या, ज्वालामुखी है क्या वास्तव में। तो इसकी डेफिनेशन या परिभाषा की बात करें तो ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से है जिससे होकर के गर्म लावा, गैसें, जलवाष्प, शैलें यानी चट्टानें, धूल, धुआं आदि पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होता है, वायुमंडल के अंदर प्रकट होता है। धूल, धुआं वायुमंडल के अंदर, गैसें, विभिन्न जलवाष्प और गैसें वायुमंडल के अंदर उछल जाती हैं। तो इस समस्त जो क्रिया है, जो समस्त जो भाग है, जिस मुख से होकर के, ज्वालामुखी का मतलब ज्वाला का मुख, एक तरीके से शाब्दिक अर्थ करें तो ज्वालामुखी, तो ज्वाला का मुख। इस ज्वाला के मुख से क्या क्या निकलता है, वो सारी चीजें क्या है, ज्वालामुखी कहलाता है। तो जिससे ये सारी चीजें निकलती है जिस मुख से पृथ्वी के अंदर से, तो 2 जगहों से निकलती है, या तो केंद्रीय बिल्कुल एक छिद्र से, या लंबी दरार से जहां भ्रंश हो जाते हैं वहां से निकलती है। तो एक लंबी दरार या वो छिद्र है जिससे ये समस्त पदार्थ निकलते हैं। अब हम बात करें दोस्तों कि ज्वालामुखी क्रिया क्या है। तो ज्वालामुखी क्रिया का जो शब्द है उसको डिफाइन किया वॉरचेस्टर ने। तो वॉरचेस्टर के द्वारा ये डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया कि ज्वालामुखी क्रिया में क्या क्या शामिल होगा। तो यह क्रिया वो क्रिया है जिसके अंदर पृथ्वी के अंदर विभिन्न गैसें और मैग्मा निर्माण से लेकर के, विभिन्न गैसें और मैग्मा निर्माण हो गया, वहां पे मैग्मा चैम्बर या लावा चैम्बर जो बन गया, जिसको मेंटल प्लूम कहते हैं। तो मैग्मा चैम्बर बन गया जिसके अंदर पिघली हुई चट्टानें हैं, विभिन्न गैसें हैं, जलवाष्प है, सब कुछ चीजें हैं। वहां से लेकर के और इसके उत्पत्ति पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के धरातल के भीतर विभिन्न भ्रंशों में, दरारों के अंदर चट्टानें आकर के फंस करके और वापस चट्टान बन जाती है। पिघला हुआ मेग्मा आकर के वापस चट्टान बन जाता है। तो यह समस्त क्रिया क्या कहलाती है, ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। अर्थात ज्वालामुखी क्रिया के अंदर पृथ्वी के धरातल के अंदर चट्टानों का पिघलना, गैसीय पदार्थों का गैस में बदलना और उसका बाहर की ओर, ऊपर की ओर धरातल के अंदर भीतर भीतर भी ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। और उसको बाहर प्रकट हो जाए तो उसे भी हम ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। यानी धरातल के अंदर जो चट्टानें बनी लावा से, अवसादी चट्टानों के भीतर या आग्नेय चट्टानों के अंदर, उसको भी ज्वालामुखी क्रिया के अंदर वॉरचेस्टर ने शामिल किया है। तो वो समस्त क्रियाएं इसके अंदर शामिल होती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थ कौन कौन से हैं। तो ये पदार्थ हैं गैसें और जलवाष्प, फिर है लावा, उसके बाद धूल, धुआं और चट्टानें। यानी चट्टानें भी प्रेशर के कारण, गैस के, जलवाष्प के, इनके प्रेशर के कारण चट्टानी टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े जिसको ज्वालामुखी बम कहते हैं, वो भी ऊपर उछलते हैं। तो शैलें ठोस रूप में भी ऊपर उछलती हैं। इसके साथ साथ लावा, जो अंदर मैग्मा है, वो लावा भी बाहर प्रकट होता है, क्योंकि बाहर आने पर उसे हम लावा कहते हैं। चलिए आगे डेफिनेशन देखेंगे इनकी एक एक करके। तो गैस और जलवाष्प की बात करें दोस्तों, तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों के अंदर सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो जलवाष्प और गैसों की होती है। इसके अंदर जलवाष्प की जो मात्रा है वो 60 से 90% तक। इसके बाद यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सी गैसें इसके अंदर होती है, क्योंकि जलवाष्प के साथ साथ विभिन्न गैसें भी इसमें से निकलती है। तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड है, गैस है। इसके बाद अलावा आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन ऑक्साइड गैसें हैं। ये सारी गैसें इसमें से निकलती हैं। तो गैसीय जो पदार्थ है वो इतना प्रेशर से निकलता है कि धूल और धुआं को भी आकाश के अंदर उड़ा देता है, ऊपर उछाल देता है। तो चलिए दूसरा जो मुख्य पदार्थ है वो है लावा, जो पृथ्वी के धरातल के भीतर हम बात करें तो धरातल के भीतर तो क्या है वो लावा नहीं कहलाता, वो मैग्मा कहलाता है।
तो धरातल के ऊपर जो पिघली हुई चट्टानें आती हैं, है ना, भूगर्भ से धरातल पर निकलने वाली पिघली हुई चट्टानें, तरल चट्टानें, लाल तप्त चट्टानें, बिल्कुल गर्म, बहुत ही ज्यादा तापमान इनका रहता है, 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की चट्टानें पिघली हुई अवस्था में निकलती है। उस धरातल पर प्रकट होने पर उसे लावा कहते हैं हम। जबकि भूगर्भ के अंदर जब तक वो पिघली हुई चट्टानें धरातल के अंदर है, छुपी हुई है, तब तक उसे हम क्या कहते हैं? मेग्मा कहते हैं। तो मेग्मा धरातल के अंदर वाला पिघली हुई चट्टानों का भाग, जो लावा भंडार या मेग्मा चैम्बर हम कहते हैं, उसको मेंटल प्लूम कहते हैं, वो वहां तक जब तक धरातल में प्रकट नहीं हुआ तब तक वो मेग्मा कहलाएगा, और धरातल पे प्रकट होने के बाद वो लावा कहलाता है। इसके बाद हम बात करें कि लावा कितने प्रकार का होता है, तो मुख्य रूप से चट्टानों के अंदर हम बात कर चुके हैं चट्टानों के प्रकारों में कि अम्लीय लावा और क्षारीय लावा, बीच में मध्यवर्ती लावा भी है और अति अम्लीय लावा भी, अति क्षारीय लावा भी है, अति अम्लीय नहीं, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय और अति क्षारीय, ये 4 चट्टानें हैं जिसमें मुख्य जो 2 पूछे जाते हैं उसे विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अम्लीय या एसिड प्रधान लावा किसे कहते हैं। तो इसके अंदर सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होती है और ये बहुत ही गाढ़ा चिपचिपा होता है। इसका रंग पीला, भूरा या गहरा भूरा और हल्का काला होता है। तो इस तरीके से ये विशेष बात इसके अंदर जो पूछी जाती है कि गाढ़ा लावा कौन से प्रकार का लावा है, तो ये अम्लीय प्रकार का लावा है, गाढ़ा। तो बिल्कुल गाढ़ा आता है क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो सिलिका का ढेर जैसे मिट्टी का ढेर हो जाता है, वैसे ही इस लावे का भी बाहर आते ही तुरंत ये ठंडा होकर के ढेर के रूप में बहुत ऊंचे ऊंचे जो ज्वालामुखी शंकु पर्वत बनाता है। तो ये अम्लीय लावा है जिसके अंदर सिलिका की मात्रा अधिक है। विशेष ध्यान रखिएगा, 65% से अधिक। 65 से 55% का जो लावा होगा वो उदासीन लावा होता है, मध्यवर्ती लावा होता है। वो मध्यवर्ती प्रकृति का होता है, न बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है न बहुत ज्यादा पतला होता है। फिर आता है हमारा क्षारीय या पैठिक या बेसिक लावा। इसको क्षारीय, पैठिक, मैफिक या बेसिक लावा भी कहते हैं। तो इसके अंदर विशेष बात क्या है कि इसके अंदर विशेष बात है कि यहां पर सिलिका की मात्रा 55 से 45% तक होती है क्षारीय में, और 45% से नीचे सिलिका की मात्रा होती है तो वो अति क्षारीय या अल्ट्रा पैटिक या अल्ट्रा बेसिक लावा कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, चट्टानों में बात कर चुके हैं, चट्टान का चैप्टर अपना हो चुका है। तो इसके अंदर यदि हम बात करें तो पैटिक और क्षारीय लावा बिल्कुल पतला होता है। उद्गार के बाद दरारी उद्गार में निकलता है अधिकांशतया, और दरारी उद्गार में निकलने के बाद खूब बड़े क्षेत्र में जहां जहां ढाल होते हैं और जहां जहां गर्त होते हैं वहां जाकर के भर जाता है, क्योंकि लावा पतला होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इस तरीके से काफी दूर तक फैलता है। ऊंचे पर्वत शंकु इस लावा से नहीं बन पाते हैं। तो ये क्षारीय लावा है जिसमें 55 से 45% तक सिलिका की मात्रा होती है, और 45% से नीचे सिलिका की मात्रा किसमें होती है? अति क्षारीय लावा के अंदर, जो हम चट्टानों में देख चुके हैं। अब चलते हैं साथियों आगे। अब इस लावा के अंदर विभिन्न पदार्थ निकलते हैं, छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े, इनका अलग अलग नाम है। उस नामों को, इस स्लाइड को विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक तो अम्लीय लावा, क्षारीय लावा गाढ़ा होता है, पतला होता है, ये ध्यान रखना है। और ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर यहां से प्रश्न बनते हैं, और एक बनते हैं इन पदार्थों में से पायरोक्लास्ट या बम किसे कहते हैं। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले समस्त ठोस चट्टानी टुकड़े जो एक बम की भांति फटते हैं, उछलते हैं और गिरते हैं धरातल के ऊपर उछल करके, तो उन सभी चट्टानी टुकड़ों को यानी पत्थर के टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? बम कहते हैं, पायरोक्लास्ट कहते हैं। दोनों नाम ध्यान रखिएगा। पायरोक्लास्ट ऐसे के ऐसे इंग्लिश का नाम है, हिंदी में लिख देते हैं, देवनागरी लिपि में लिख देते हैं, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? शैलों को बम भी कहते हैं। अब आता है दूसरा लेपिली। लेपिली के अंदर मटर से अखरोट तक के जो आकार के चट्टानी टुकड़े होते हैं, यानी 2 से लेकर 64 मिलीमीटर, इसका मतलब 2 मिलीमीटर से लेकर 6.4 सेंटीमीटर तक के जो टुकड़े हैं, 6.4 सेंटीमीटर तक के टुकड़े इतने हो गए लगभग। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? लेपिली के नाम से जाना जाता है। तो विशेष ध्यान रखिएगा, लेपिली के अंदर मटर से अखरोट के दाने, सुपारी से अखरोट के दाने के बराबर ये होते हैं। इसके बाद आता है स्कोरिया। स्कोरिया के अंदर लेपिली से छोटे टुकड़े, यानी मान लीजिए मूंग है, मोट है, इससे छोटे 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 कंकर जो होते हैं, जैसे बजरी के जो मोटे मोटे कण हों, उस टाइप के हम स्कोरिया कहते हैं। उसके बाद हम बात करें प्यूमिस की। तो प्यूमिस क्या है?
हल्के छिद्रदार शिलाखंड, यानी जिनमें छिद्र 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 गैस के कारण बन गए और लावा ठंडा हो गया, तो ऐसे शिलाखंडों को हम क्या कहते हैं? ऐसे शिलाखंडों को प्यूमिस या झामक कहते हैं। विशेष ध्यान रखिएगा, झामक या प्यूमिस इनको कहा जाता है। इसके बाद कहते हैं ब्रेशिया। स्कोरिया जो है, यानी बारीक बारीक छोटे छोटे बजरी के कणों का संगठित रूप, एक जगह चिपक जाए लावा के साथ छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े, तो उसे हम इसको ब्रेशिया कहते हैं। स्कोरिया का संगठित रूप, यानी स्कोरिया का लड्डू यूं कह दें, जैसे मोतीचूर के लड्डू होते हैं, दाना के लड्डू होते हैं, वैसे ही ब्रेशिया होता है। बारीक 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 इसके अंदर चट्टानों के टुकड़े, कंकर पत्थर के टुकड़े होते हैं, लेकिन बारीक होते हैं। कितने मिलीमीटर से? 2 मिलीमीटर से कम के टुकड़े इसके अंदर होते हैं। इसके बाद आता है टफ। बहुत बार पूछा गया है टफ को। ब्रेशिया को भी बहुत बार पूछा गया है, स्कोरिया और लेपिली, इनको बहुत बार पूछा गया इन चार चीजों को। तो इसके अंदर बात करें टफ, ज्वालामुखी राख की बात करें, धूल धुआं की बात करें, जो कि झीलों के अंदर, सागरों के अंदर और खाड़ियों के अंदर जाकर के जम जाती है, पानी के अंदर जाकर के जम जाती है या धरातल पर जाकर के जम जाए और इसकी एक ठोस परत बन जाती है, ठोस चट्टान बन जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? टफ कहते हैं। तो इसकी तरह एक तरीके से ज्वालामुखी राख और धूल, विशेष रूप से राख और धूल का इसमें योगदान होता है। कंकर पत्थरों का इनका योगदान बहुत ही कम होता है। तो ऐसी चट्टानों को हम क्या कहेंगे? टफ कहते हैं। इसके बाद आता है टिपहरा। तो लावे के लहरदार जमाव को क्या कहते हैं? टिपहरा कहते हैं हम। तो लावा का लहरदार जमाव, लावा घूम करके चल रहा है गर्मी के कारण और ढलान के कारण, तो ऐसे लहरदार जमाव को हम क्या कहते हैं? टिपहरा। ये भी कंपटीशन में पूछा गया है कि टिपहरा किसे कहा जाता है, तो लावा के लहरदार जमाव को टिपहरा कहते हैं। अब हम बात करें कि ज्वालामुखी के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो ज्वालामुखी के जो प्रमुख अंग हैं वो है मुख्य रूप से ज्वालामुखी जिसको हम कहते हैं वो धरती के ऊपर एक छिद्र या दरार। तो इसके अंदर जिस मार्ग के माध्यम से लावा, विखंडित पदार्थ और गैसें निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी का छिद्र या मुख कहते हैं। ये दरार के रूप में हो सकता है, ये गोल छिद्र के रूप में हो सकता है, टेढ़े मेढ़े छिद्र के रूप में हो सकता है। तो धरती के अंदर से, इसी छिद्र से होकर, इसी दरार से होकर के लावा और विभिन्न गैसें, धूल धुआं आदि बाहर निकलते हैं। इसके बाद हम बात करें नली की। तो ज्वालामुखी छिद्र का संबंध जो मैग्मा चैम्बर से होता है, जिस मार्ग से होकर के मैग्मा चैम्बर से ज्वालामुखी, ये मैग्मा चैम्बर है धरातल के अंदर, और ज्वालामुखी मुख का संबंध जिस मार्ग से होता है, उस मार्ग को हम ज्वालामुखी ग्रीवा या ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं, यानी ज्वालामुखी की गर्दन। तो मेन जो मैग्मा चैम्बर है वो तो धरातल के नीचे होता है और ज्वालामुखी का मुख या दरार जो है वो ऊपर होती है। तो इसका संबंध जिस मार्ग से होकर के मैग्मा चैम्बर या मेंटल प्लूम से होता है, वो क्या कहलाता है? ज्वालामुखी नली या ग्रीवा हम लोग इसको कहते हैं, यानी गर्दन इसको कहते हैं। तो ये मुख्य दो अंग हमने देखे। इसके बाद हम बात करें कि ज्वालामुखी जब फट जाता है और बंद हो जाता है लावा निकलना, गैसें निकलना, तो ज्वालामुखी नली के अंदर लावा जम जाता है, बिल्कुल मैग्मा जम करके ठोस चट्टानें हो जाती है, और ऊपरी भाग के अंदर लावा के द्रव अवस्था से ठोस होने के कारण आयतन थोड़ा कम हो जाता है, धंस जाता है ऊपर का भाग और वहां पे गड्ढा बन जाता है, और वर्षा काल के अंदर पानी भी भर जाता है। कई जगहों पर बिल्कुल पानी भर करके और झीलें भी बन जाती है। तो ऐसे मुख को, जहां ज्वालामुखी का मुख है जो गड्ढा बन गया मुख के ऊपर, उस केंद्रीय मुख को हम क्या कहेंगे? क्रेटर कहते हैं। और पानी भर जाए तो क्रेटर झील कहलाता है वो। तो विशेष ध्यान देना है कि क्रेटर वो ज्वालामुखी का उद्गार है, वो सेंटर है, मुख है, जिसका धसा हुआ भाग, अंदर बैठा हुआ भाग, गड्ढा जिसको कहेंगे, वो हमारा आता है क्रेटर। सूखा भी हो सकता है शुष्क क्षेत्रों के अंदर, और इसमें पानी भी भरा हुआ हो सकता है, तो क्रेटर झील कहलाएगा। अब हम बात करें ज्वालामुखी के प्रकारों की। तो दोस्तों, ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं उसको हम लोग उद्गम के आधार पर और उद्गार की अवधि के आधार पर, दो आधारों पर हम लोग बांटते हैं। तो उद्गार के स्वरूप के आधार पर कि उद्गार कैसा हो रहा है, किस तरीके का उसका स्वरूप है, क्या वो केंद्रीय उद्गार है, यानी एक छिद्र से लावा निकल रहा है, या फिर दरार से लावा निकल रहा है, एक लंबी दरार, जैसे हमारी नर्मदा नदी की दरार, ताप्ती नदी की दरार, पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी की दरार, राइन नदी की दरार। इस तरीके से जो भ्रंश हैं, भ्रंश घाटियां हैं, वो दरार जो है वो एक तरीके से दरारी उद्गार को शामिल करती है। इसी तरीके से विश्व में सबसे बड़ा दरारी उद्गार
वो है मध्य महासागरीय कटकों के अंदर। देखेंगे इसको डिटेल में। चलिए आगे चलते हैं। अब उद्गार की अवधि के आधार पर बात करें तो उद्गार की अवधि के आधार पर एक तो सक्रिय हो सकता है, जो पर निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है, गर्म गैसें, जलवाष्प, लावा या पानी गर्म, ये सारा। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं? एक्टिव वोल्केनो, जागृत या सक्रिय। इसके बाद आता है प्रसुप्त या सुषुप्त। तो प्रसुप्त और सुषुप्त जो ज्वालामुखी होते हैं, उन ज्वालामुखियों को एक तरीके से 1 से 2 बार, कम से कम 2 बार तो ज्वालामुखी उद्गार हो चुका है और आगे भी ज्वालामुखी उद्गार होने की संभावना है। ऐसे ज्वालामुखियों को हम प्रसुप्त, सुषुप्त या डोरमेंट ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। इसके बाद आता है शांत या मृत ज्वालामुखी। एक बार उद्गार हुआ है और पुनः बहुत लंबे समय तक, भूगर्भिक ऐतिहासिक काल में हजारों लाखों वर्षों तक उसमें कोई उद्गार नहीं हुआ, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहेंगे? शांत या मृत ज्वालामुखी कहेंगे। अब यदि शांत या मृत ज्वालामुखी में से भी वापस उद्गार हो जाए कभी लाखों करोड़ों वर्षों के बाद, तो फिर वो किस में चला जाएगा? प्रसुप्त या सुषुप्त में चला जाएगा। यानी प्रसुप्त और सुषुप्त में कम से कम 2 बार उद्गार के साक्ष्य हमारे पास होने चाहिए, तभी उसको प्रसुप्त या सुषुप्त में रखेंगे। 2 से अधिक बार के तो होंगे, उसको तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन वर्तमान में उसमें से कोई ज्वालामुखी का पदार्थ नहीं निकल रहा हो, गर्म पदार्थ बिल्कुल मुख बंद हो चुका हो, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं? वर्तमान में नहीं हो रहा, लेकिन ऐतिहासिक काल के अंदर और भूगर्भिक ऐतिहासिक काल के अंदर 2 बार उल्लेख तो है, तो फिर हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी उसको कहते हैं। चलिए इनको डिटेल में देखते हैं। हम बात करें केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी की, तो केंद्रीय उद्गार जैसे नाम से ही स्पष्ट है, एक केंद्र से उद्गार होता है और एक सकड़ी नली के द्वारा, एक मुख के द्वारा, ज्वालामुखी ग्रीवा के द्वारा लावा जो भंडार पृथ्वी के अंदर है, मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर है, गैसें जो पृथ्वी के अंदर है, उससे नली के माध्यम से, एक छिद्र के माध्यम से ज्वालामुखी उद्गार फटता है और कुछ फीट से लेकर के और लावा की प्रकृति के आधार पर और हजारों फीट ऊपर तक ज्वालामुखी की राख, धूल, जलवाष्प, गैसें और चट्टानें उछल जाती हैं और लावा पृथ्वी के ऊपर बहने लगता है। तो इस तरीके का जो उद्गार है, उस उद्गार के अंदर ये प्रकार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए भी, जैसे हवाई तुल्य उद्गार, दूसरा है स्ट्राम्बोली तुल्य उद्गार, तीसरा है वोल्केनो तुल्य उद्गार, चौथा है पिलियन तुल्य उद्गार और लास्ट का है विसुवियस तुल्य उद्गार। यानी ये सारे के सारे उद्गार जो है विभिन्न ज्वालामुखियों के नाम पर, इनकी विस्फोट की प्रकृति के नाम पर, विस्फोट की ताकत के नाम पर दिए गए हैं। किसी में विस्फोट कम है, किसी में विस्फोट ज्यादा है। जब जब अम्लीय लावा नीचे होगा और ऊपर के भाग को तोड़ करके प्रेशर से आएगा तो बहुत अधिक विस्फोट होगा, और क्षारीय लावा होगा, केंद्रीय उद्गार में भी पतला लावा होगा तो वो कम विस्फोट के साथ आएगा, उसमें गैसें अपेक्षाकृत कम होती है। अम्लीय लावा के साथ गैसें भी बहुत अधिक होती हैं, इसलिए वो बहुत तेजी से तोड़कर, तीव्रता से तोड़ करके ऊपर आता है। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हवाई तुल्य जो उद्गार, जैसे ही नाम से ही स्पष्ट है, हवाई द्वीप, प्रशांत महासागर के अंदर ये हमारे हवाई द्वीप समूह है, जो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां प्रांत भी है। तो ये हवाई द्वीप जो है, इनके अंदर मोना लोआ, मोना किया उद्गार ज्वालामुखी जो है बहुत फेमस है, लेकिन इनके अंदर विशेष बात क्या है कि ये उद्गार शांत प्रकृति से होता है, बहुत अधिक विस्फोट के साथ नहीं होता, अर्थात इसके अंदर क्षारीय लावा निकलता है। विशेष ध्यान रखना है, क्षारीय लावा निकलता है, पतला होता है, गैसों की मात्रा कम होती है। क्षारीय लावा थोड़ा सा ऊपर उछलता है, कुछ 100 फीट ऊपर उछल करके, और ऐसे लहराते हुए गिरता है जैसे अग्नि देवी के बाल हों। तो ये लावा इस तरीके से गिर करके धरातल के ऊपर और काफी दूर तक फैल जाता है, और बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर लावा गुंबद, बहुत कम ढाल के साथ बहुत कम ऊंचाई का लावा गुंबद बनाता है। इसके अंदर मोना लोआ, मोना किया, दो प्रसिद्ध हवाई द्वीप के ऊपर दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, जैसे ये मोना किया है और यहाँ पर मोना लोआ है। तो इस तरीके से दो ज्वालामुखी विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, इसमें मोना लोआ और मोना किया। विशेष ध्यान रखना है, मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी है, ये लगातार इनमें से कुछ गैसें, कुछ जलवाष्प और लावा निकलता रहता है कभी कभी। इसके अंदर हम बात करें तो 1957 से यहाँ पर हवाई द्वीप के अंदर 1957 से
कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के अंदर कितनी है उसका मॉनिटरिंग केंद्र स्थापित किया गया है और इसको एग्जाम में पूछा भी गया है, नेट एग्जामिनेशन में और इनमें पूछा भी गया है। तो विशेष ध्यान रखना है कि 1957 से लेकर अब तक लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की मॉनिटरिंग महासागर के ऊपर, क्योंकि हवाई द्वीप कहाँ है, प्रशांत महासागर में, तो उसके वायुमंडल के अंदर कितनी है इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक शोधशाला यानी लेबोरेटरी स्थापित की गई है, शोध केंद्र स्थापित किया गया है। तो इसको विशेष ध्यान रखना है, हवाई द्वीप के ऊपर अमेरिका ने ये कर रखा है। एक प्रश्न यूजीसी नेट 2015 में पूछा भी गया कि हवाई में मोना लोआ किसके लिए प्रसिद्ध है। तो हवाई द्वीप के अंदर मोना लोआ किसके लिए प्रसिद्ध है ना, बोटेनिकल गार्डन के लिए, या 1950 से समुद्र तल में वृद्धि की मॉनिटरिंग के लिए, या वर्षा के मॉनिटरिंग के लिए, और यहाँ 1957 से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के निरंतर मॉनिटरिंग के लिए। तो ये डी आंसर हमारा इसमें सही है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसकी मॉनिटरिंग के लिए 1957 से लेकर अब तक लगातार, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है क्योंकि औद्योगिकरण और वाहनों के जो विस्तार हुआ है, जो वृद्धि हुई है, उसकी वजह से हम खनिज जो तेल है और फॉसिल फ्यूल है, वो जीवाश्म ईंधन जो है हम जलाते जा रहे हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा आता है स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा गया और शायद सबसे ज्यादा बार इन प्रकारों में स्ट्राम्बोली सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। इसमें हल्के विस्फोट के साथ उद्गार होता है और लगातार गैसें जलवाष्प निकलती रहती है। तो इसके कारण भूमध्य सागर के सिसिली द्वीप के अंदर, ये उत्तर के अंदर एक छोटा सा द्वीप है लिपारी, उसके पास में स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। इसकी लोकेशन देखें तो देखिए ये हमारा सिसिली द्वीप है और इसी के उत्तर के अंदर यहाँ पर एक लिपारी द्वीप का समूह है, इसके अंदर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। यानी इटली का जो प्रायद्वीप है उसके जस्ट दक्षिण पश्चिम की कोने पर हमारा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। यहीं एटना, वोल्केनो आदि ज्वालामुखी और हैं। तो इन ज्वालामुखियों के अंदर खास बात क्या है कि इसमें भूमध्य सागर से एक बहुत बड़ा डोम, या इस तरीके से कहें कि ज्वालामुखी का एक गुंबदाकार पठार बना हुआ है और इससे लगातार गैसें, धूल, धुआं निकलती रहती है। कभी कभी इससे लावा भी निकलता है और गुंबद ऊंचा होता रहता है। तो इस तरीके से इसको क्या कहते हैं, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, यानी भूमध्य सागर का ज्वालाद्वीप। तो भूमध्य सागर का ज्वालाद्वीप जो है इसे कहा जाता है प्रकाश स्तंभ, इसे कहा जाता है। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है ये, और इससे इटली पहुंचने का हमको संदेश मिल जाता है कि वहां से वो स्ट्राम्बोली नहीं दिख रहा है और नाविक लोग इसको पहचान करके इटली आया करते थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करें वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। जस्ट स्ट्राम्बोली के नीचे हम बात करें तो वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी का एक द्वीप है वोल्केनो आइलैंड। इसमें हम बात करें तो लावा थोड़ा गाढ़ा होता है। मोना लोआ मोनाकिया के अंदर सबसे पतला, फिर थोड़ा सा स्ट्राम्बोली के अंदर गाढ़ा, उसके बाद अब अम्लीय लावा की मात्रा बढ़ रही है, अर्थात लावा में सिलिका की मात्रा बढ़ रही है। तो इसका लावा इतना गाढ़ा और चिपचिपा होता है कि उद्गार के समय ज्वालामुखी छिद्र पर जमे हुए जो भी लावा और चट्टाने हैं, उस लावा चट्टानों को एकदम से उछाल देता है और बहुत जो गैस की तीव्रता है वो शंकु को तोड़ती हुई, शंकु के ऊपरी भाग को तोड़ती हुई ऊपर निकलती है और इतनी अधिक ऊपर हो जाती है कि ऊपर पहुंच करके एक फूल गोभी के समान आकृति उस गैस और धूल धुआं से बनती है। तो वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी के अंदर ऊपर का कुछ लावे का जो भाग पुराना जमा हुआ है, जो चट्टानी भाग धरती का ऊपर जमा हुआ है, उसको तोड़ते हुए आता है। इतना प्रेशर होता है, इतनी गैस होती है इसके अंदर, जलवाष्प होती है इसके अंदर, जिसके कारण उस धूल धुआं से गोभी के आकार का बादल बनता है। और इस प्रकार का उद्गार जो है वो भूमध्य सागर के अंदर हम बात करें तो भूमध्य सागर के अंदर लिपारी द्वीप के प्रसिद्ध जो ज्वालामुखी है उस जिसको हम क्या कहते हैं, वोल्केनो ज्वालामुखी। जस्ट मैंने बताया, उसी को खोल करके ये बताया गया। इसके बाद स्ट्राम्बोली देखिए इधर है, वोल्केनो नीचे है और लिपारी ये रहा। तो लिपारी द्वीप से जस्ट नीचे का जो छोटा द्वीप है एक ज्वालामुखी शंकु है, एक तरीके से भूमध्य सागर के अंदर इटली के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर, वो वोल्केनो इस स्थान पर है। तो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, इनको खोल करके देखते हैं, बढ़ा करके देखते हैं तो मैप में अलग 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 द्वीपों के रूप में ये दिखाई देते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
अब आता है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। ये विश्व का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी उद्गार है और इससे खतरनाक ज्वालामुखी उद्गार विश्व के अंदर होता ही नहीं है। तो सबसे अधिक विनाशकारी ज्वालामुखी है ये, और लावा सबसे अधिक गाढ़ा इसी में होता है, सबसे अधिक चिपचिपा और अम्लीय लावा। यहाँ पे 65 से अधिक, बहुत अधिक सिलिका की मात्रा इसमें 65% से बहुत अधिक होती है। और दो उद्गारों के बीच में यदि हम बात करें तो दो उद्गारों के बीच में यदि लावा गुंबद बना है और दूसरा उद्गार हो रहा है उसका, तो ऊपर का लगभग पूरा का पूरा गुंबद उड़ जाता है और पूरा का पूरा गुंबद आकाश में उछल जाता है। चट्टानें और बड़ी बड़ी शिलाखंड उछल जाते हैं और समस्त गुंबद के ऊपर जो भी मानव है, जो भी जीव है, सारे के सारे मर जाते हैं। इस तरीके से सुंडा जल संधि जो है हमारी, उसके अंदर हम बात करें तो क्राकाटाओ बहुत ही खतरनाक ज्वालामुखी। और इसके बाद यदि हम बात करें पीली जो ज्वालामुखी है वो वास्तव में कहां पर है, वेस्ट इंडीज के मार्टिनिक जो द्वीप हैं उसके अंदर पीली नामक ज्वालामुखी है। उसी के नाम पर, उसके उद्गार के नाम पर, क्योंकि पीली ज्वालामुखी उद्गार जब हुआ था तब 1909 के अंदर, 1902 के अंदर, 1909 नहीं 1902 के अंदर, 1902 8 मई 1902 के अंदर यदि हम बात करें तो पूरा का पूरा ज्वालामुखी का जो शंकु था, वहां पर जो लोग रहते थे, वो पूरे के पूरे विनाश हो गया। तो इस तरीके से ये सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है। दूसरा खतरनाक ज्वालामुखी है 1883 का सुंडा जलडमरू मध्य के अंदर, जो सुमात्रा जावा के मध्य सुंडा जलडमरू मध्य है, क्राकाटाओ द्वीप के ऊपर। तो क्राकाटाओ द्वीप लगभग पूरा उड़ गया और 1883 में कितनी कम जनसंख्या होगी इंडोनेशिया में, और उससे जो सुनामीज आई और उससे जो ज्वालामुखी शंकु का विनाश हुआ, 36,000 व्यक्ति उस समय मरे थे। 1883 में तो जनसंख्या ही बहुत कम होगी, लेकिन 36,000 व्यक्तियों का मरना, इसका मतलब लगभग द्वीप की जनसंख्या पूरी खत्म हो गई। तो इस तरीके के, और जो लावा, जो लाल तप्त बादल बनता है गैसों का और बहुत ऊपर तक चला जाता है, उसे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उस लाल तप्त बादल को नुए अदांते कहते हैं हम, तो इसी का ध्यान रखिएगा। एक ये जलता हुआ बादल कहलाता है नुए अदांते। तो ये जलता हुआ बादल है, गैसों का जलता हुआ लाल तप्त गुबार ऊपर उठता है और कई किलोमीटर ऊपर उड़ जाता है। तो इस तरीके से इसको विशेष ध्यान रखना है। ये सबसे खतरनाक, सबसे विनाशी पीलियन तुल्य जो ज्वालामुखी उद्गार है, केंद्रीय उद्गार है, ये सबसे खतरनाक उद्गार है। इसी के बाद हम देखें तो विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी उद्गार की बात करें तो वल्केनियन ज्वालामुखी से समानता रखता है ये लगभग। तो इसके अंदर भी गोभी के फूल का जैसा गुबार गैसों का निकलता है और ज्वालामुखी बादल का जो आकार है वो गोभी के फूल का जैसा हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर भी अम्लीय लावा है और फुट करके कुछ हजार मीटर तक ऊंचाई तक ये गैसीय गुबार आता है। इसके बाद हम बात करें कि सबसे पहला जो उद्गार है वो सन 79 के अंदर विसुवियस के अंदर ये सबसे पहले हुआ था। और प्लनी महोदय ने, जो प्लनी महोदय हैं हमारे ज्योग्राफर्स और बहुत सारे जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं उनके अंदर इनका दखल है, तो इन्होंने इसका ऑब्जर्वेशन किया था। इसका मतलब उस समय जब इन्होंने इस चीज को देखा था, इन्होंने इस चीज को व्यक्तिगत रूप से देख करके इसका वर्णन किया है, तो इसीलिए इसको प्लिनियन टाइप का या प्लिनियन प्रकार का ज्वालामुखी भी हम लोग कहते हैं। तो विशेष ध्यान रखना है, विसुवियस ज्वालामुखी जो है वो किस प्रकार का है, वल्केनियन प्रकार का ही, उसी से साम्य रखता है। बहुत विस्फोट के साथ में, पीलियन तुल्य तो नहीं लेकिन उससे कम विस्फोट के साथ में ज्वालामुखी उद्गार से गैसें, धूल धुआं निकलती है और वायुमंडल के अंदर गोभी के फूल के आकार का बादल ये भी बनाता है। इसकी लोकेशन देखें हम साथियों, तो इसके अंदर देखिए इटली के अंदर ही, इटली प्रायद्वीप के अंदर ही विसुवियस नाम का एक ज्वालामुखी है। जैसे इटली का प्रायद्वीप हमें दिख रहा है इसके अंदर, और ये वाला भाग जो है नेपल्स शहर के पास में, नेपल्स इटली के अंदर देखिएगा नक्शे में, नेपल्स शहर के पास ही विसुवियस ज्वालामुखी उद्गार का एक शंकु बना हुआ है। तो ये इटली प्रायद्वीप के ऊपर है, द्वीप के अंदर नहीं है, खुद इटली देश के अंदर ही है। विशेष ध्यान रखना है इसको, इसकी लोकेशन को। चलिए आगे चलते हैं दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी पर। तो वो पहले थे केंद्रीय उद्गार वाले सारे के सारे, अब आता है दरारी उद्गार। दरारी उद्गार का मतलब एक लंबी दरार से दो प्लेटें दूर होती हैं और नीचे से लावा, लाल तप्त लावा निकलता है, जैसे कि इस फोटोग्राफ में भी दिखा रखा है। और इसमें गैसों की मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है।
लावा क्या होता है, क्षारीय होता है, इसलिए पतला होता है और धीरे धीरे फैल जाता है काफी लंबाई के अंदर, काफी दूरी तक। तो भारत के अंदर देखें तो इससे क्या बनता है, दक्कन का पठार बना। क्रिटेशियस युग के अंदर जो लावा उद्गार हुआ उसके कारण ताप्ती नदी, हमारी नर्मदा नदी, इनसे बहुत अधिक दरारों से, भ्रंशों से बहुत अधिक लावा निकला, तो दक्कन का पठार बना। मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड के पठार बने। तो इस तरीके से ये पठारी संरचना लावा के, क्षारीय लावा के फैल जाने से, धरातल पर फैल जाने से बनती है। ऐसे ही उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर अर्नहम लैंड पठार है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, ये भी दरारी उद्गार से बना हुआ पठार है। इसी तरीके से देखें तो मध्य महासागरीय कटक, यानी महासागर की तली जितनी भी है, कटकों के सारे निकले हुए लावा से बनी है। तो ये पूरा का पूरा महासागर की तलियों का अधिकांश भाग इसी लावा से बना हुआ है। विशेष रूप से मध्य महासागरीय कटकों के आसपास का भाग तो पूरी तरीके से दरारी उद्गार से निकले लावा से बनता है, अर्थात नई प्लेटों का निर्माण इसी दरारी उद्गार से निकले हुए लावा से होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करें ज्वालामुखी के वितरण की, कि कहाँ कहाँ ज्वालामुखी वितरण है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले परिप्रशांत ज्वाला मेखला। तो परिप्रशांत ज्वाला मेखला देखिए, अंटार्कटिका के इरेबस से लेकर एंडीज पर्वत से मैक्सिको से होते हुए मैक्सिको के सियरा माद्रे और सियरा ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल, तो यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें ज्वालामुखी है। उसके बाद रॉकीज पर्वत श्रृंखला और तटीय पर्वत श्रृंखला में, अलास्का और ब्रुक्स पर्वत श्रृंखलाओं में, एलुशियन द्वीप पर, इसका दूसरा भाग देखें इधर, तो एलुशियन द्वीप से कमचटका प्रायद्वीप, क्यूराइल द्वीप, और क्यूराइल द्वीप से होकर जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी होकर के, न्यूजीलैंड होकर के और अंटार्कटिका तक चला जाता है। इसको पूरा प्रशांत महासागर को एक रूप में अगले मैप में देखेंगे भी, तो इसको कहते हैं हम परिप्रशांत ज्वाला मेखला, है ना। तो ये ज्वाला मेखला के रूप में जानी जाती है। इसके बाद यदि हम देखें तो मध्य महाद्वीपीय ज्वाला मेखला। मध्य महाद्वीपीय ज्वाला मेखला के अंदर भूमध्य सागर के ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली, एटना, विसुवियस, है ना, वोल्केनो, ये ज्वालामुखी है। इसके बाद टर्की के अंदर, ईरान के अंदर को सुल्तान, भारत के अंदर, भारत से होकर के म्यांमार और म्यांमार से होकर के इंडोनेशिया होकर के, और परिप्रशांत ज्वाला मेखला के अंदर ये मिल जाती है। इसे कहते हैं मध्य महाद्वीपीय ज्वाला मेखला। इसकी एक शाखा जॉर्डन नदी से होकर के, पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी से होकर के मोजाम्बिक चैनल और मेडागास्कर तक चली जाती है। तो ये मध्य महाद्वीपीय ज्वाला मेखला कहलाती है। इसके बाद हम देखें तो मध्य महासागरीय ज्वाला मेखला की बात करें तो अटलांटिक महासागर के अंदर पूरा जो मध्य महासागरीय कटक हैं, अटलांटिक महासागर, ऐसे ही हिंद महासागर के अंदर और ऐसे ही प्रशांत महासागर के अंदर पूर्वी प्रशांत कटक, और जहां जहां सक्रिय कटक मिलते हैं उन क्षेत्रों के अंदर महासागरीय क्षेत्र के अंदर भी हमें ज्वाला मेखलाएं मिलती है, अर्थात ज्वालामुखी उद्गार मिलते हैं। चलिए अगले मानचित्र के अंदर प्लेटों के साथ साथ इसको देखें तो देखिए प्रशांत महासागर अब पूरा हमें दिखाई दे रहा है। तो आप देख पा रहे हैं प्रशांत महासागर को। यहां से हम बात करें अंटार्कटिका से न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से विभिन्न द्वीप, मेलेनेशिया के और पोलिनेशिया के, इसके बाद इंडोनेशिया के द्वीप, फिलीपींस द्वीप, फिलीपींस और मेरियाना खाई, और इससे लेकर के आगे जापान, जापान से फिर क्यूराइल द्वीप, क्यूराइल द्वीप से कमचटका द्वीप, कमचटका द्वीप से इधर एलुशियन द्वीप, एलुशियन से देखिए अलास्का की ब्रुक्स श्रेणियां और रॉकीज पर्वत श्रृंखलाएं, और इधर मैक्सिको की पर्वत श्रृंखलाएं, इधर एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं होते हुए अंटार्कटिका तक वापस चली जाती है। तो पूरा का पूरा प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप और ज्वालामुखी की बेल्ट पाई जाती है, क्योंकि ये प्रशांत महासागर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया यानी भारतीय प्लेट के नीचे धस रहा है। तो ये क्षेपण क्षेत्र में नीचे धस रहा है, चट्टानें पिघलती है नीचे जाकर के 100 से 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पे, और लावा ऊपर की ओर आता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, ये कहते हैं परिप्रशांत ज्वाला मेखला। तो इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, रिंग ऑफ फायर, ध्यान रखिएगा, रिंग ऑफ फायर। तो ज्वाला मेखला है ये पूरी की पूरी। इसके बाद यदि हम बात करें तो मध्य महाद्वीपीय ज्वाला मेखला में भूमध्य सागर की पूरी आ जाती है, इधर पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी की ज्वाला जो मुखी हैं वो पूरे आ जाते हैं, और भारत से होकर के और म्यांमार और सुमात्रा, जावा से होते हुए सारे ज्वालामुखी इसके मध्य महाद्वीपीय ज्वाला मेखला में आते हैं। अब इसके अंदर
मध्य महासागरीय कटक मेखला के अंदर, जैसे पूर्वी कटक, प्रशांत कटक है, और अटलांटिक महासागर का कटकीय क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र के अंदर विभिन्न ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। हिंद महासागर में भी कुछ कुछ जगहों पर इन कटकों के ऊपर, जहाँ सक्रिय कटक हैं, उनके ऊपर हमको ज्वालामुखी मिलते हैं। चलिए एक एक करके आगे देखते हैं इसको। वर्णन में बात करें तो ज्वालामुखी के वितरण की सबसे पहले और सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा जहाँ ज्वालामुखी आते हैं, लगभग 2/3 यानी 66% के करीब ज्वालामुखी, 63% ज्वालामुखी यहीं पर आते हैं। तो इसके अंदर बात कर रहे हैं परी प्रशांत ज्वाला मेखला की, या अग्नि मेखला, रिंग ऑफ फायर भी इसको कहा जाता है। तो प्रशांत महासागर के चारों ओर विनाशात्मक प्लेट किनारों पर, जहां पर क्षेपण क्षेत्र है, जहां पर बेनियोफ जोन है, ये मुड़ करके चट्टाने, जो दूसरी अधिक घनत्व की भारी चट्टाने हैं, वो मुड़ करके नीचे जाती है। तो उन चट्टानों के नीचे जाने पर, उस प्लेट के नीचे जाने पर 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में इतना तापमान हो जाता है कि वो पिघल जाती है और एक मैग्मा चैम्बर बन जाता है। और वो मैग्मा चैम्बर जब फटता है अत्यधिक विस्तार, आयतन के विस्तार के कारण, तो ज्वालामुखी निकलते हैं। और प्रशांत महासागर के चारों ओर ऐसी ही दशाएं मिलती हैं, विनाशात्मक प्लेट किनारे मिलते हैं। इसके कारण प्रशांत महासागर के चारों ओर ये भूकंप और ज्वालामुखी सबसे ज्यादा मिलते हैं। इसके साथ हम बात करें दोस्तों, तो महाद्वीपीय प्लेट और अभिसारी जो किनारे हैं, विशेष रूप से महाद्वीपीय प्लेटों के और महासागरीय प्लेटों के मिलन स्थल पर ज्वालामुखी और ज्यादा आते हैं, क्योंकि इन प्लेटों के साथ साथ जो भ्रंश बन रहे हैं, उनसे होकर के पानी भी नीचे चला जाता है और जलवाष्प की मात्रा बहुत अधिक बढ़ा देता है। इसके लिए हम बात करें तो कौन कौन से ज्वालामुखी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, तो एंडीज पर्वतों के अंदर सेंटियागो है, एकांकागुआ है, कोटापेक्सी है इक्वेडोर का, एकांकागुआ सबसे ऊंचा ज्वालामुखी गुंबद है, एक तरीके से प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसके बाद चिम्बरेजो और पोपोकेटापेटिल, तो ये एंडीज पर्वतों के मुख्य ज्वालामुखी है, जिनके नाम हमें याद रखने हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, एंडीज पर्वतों के अंदर ही जैसे रॉकीज पर्वत आते हैं अमेरिका के अंदर, एंडीज पर्वतों के बाद तो उसके अंदर माउंट हुड है, रेनियर है, शास्ता है, हेलेंट है। इसके बाद कटमई है, कटमई और अलास्का के अंदर, तो ये मुख्य ज्वालामुखी शंकु पर्वत के रूप में है। इसके बाद जापान के अंदर देखते हैं तो फ्यूजियामा, सेंदई बहुत प्रसिद्ध ज्वालामुखी नाम है। फिलीपींस के अंदर देखें तो पिनाटुबो सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में। न्यूजीलैंड के अंदर देखें तो क्राइस्ट चर्च ज्वालामुखी बहुत ही प्रसिद्ध है। अंटार्कटिका क्या अकेला जो बर्फीला महाद्वीप है, जहां बर्फ ही बर्फ की चादर है, वहां पर भी एक द्वीप के ऊपर इरेबस नाम से एक ज्वालामुखी उद्गार है, जो कि सक्रिय है, लगातार जलवाष्प और गैसें गर्म निकलता रहता है वहां पर। तो ये वो क्षेत्र है अंटार्कटिका का। चलिए देखते हैं इसको आगे। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, जिसकी हमने बात की थी। अधिकांशतः इसको भूमध्य सागरीय पेटी भी कहते हैं या मध्य महाद्वीपीय पेटी भी कहते हैं। तो इसका विस्तार भूमध्य सागर, ईरान, हिमालय, अराकान योमा का क्षेत्र, म्यांमार के अंदर, इंडोनेशिया में सुमात्रा, जावा और पापुआ न्यूगिनी से होकर के ये कहाँ मिल जाती है, परी प्रशांत मेखला के अंदर मिल जाती है। इसके बाद हम बात करें तो ये विश्व का 20 से 23%, लगभग 23% ज्वालामुखी उद्गार जो है इस मेखला के अंदर होते हैं। 66% के करीब उसमें हो रहे हैं परी प्रशांत मेखला में, 23% के करीब लगभग इसमें हो रहे हैं। तो इसके अंदर मुख्य मुख्य ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, जैसे माउंट एटना, माउंट स्ट्राम्बोली। माउंट एटना कहाँ पर है, सिसिली द्वीप पर, इटली का सिसिली द्वीप है एटना, सिसिली पर। और माउंट स्ट्राम्बोली तो यहाँ पे लेपारी है, ली नहीं है यहाँ पर, लेपारी है। तो स्ट्राम्बोली कहाँ पर है, ये भूमध्य सागर का क्या कहलाता है, प्रकाश स्तंभ भी कहलाता है स्ट्राम्बोली। तो कहाँ पर है, लेपारी के अंदर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। और एग्जाम्पल्स के अंदर कहाँ बात करें तो माउंट विसुवियस है, भूमध्य सागर इटली के अंदर ही। इसके बाद ये बिल्कुल इटली के दक्षिणी भाग के अंदर नेपल्स शहर के पास में है। इसके बाद देवबंद की बात करें, मृत ज्वालामुखी ईरान के अंदर, कोह सुल्तान ईरान के अंदर, और बेरन जो हमारा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम प्रसुप्त ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उत्तरी अंडमान द्वीपों के पास में। और बेरन जो है मध्य अंडमान के जस्ट पूर्व के अंदर, बंगाल की खाड़ी के अंदर अंडमान सागर में स्थित है। इसी तरीके से माउंट पोपा, ये भी मृत ज्वालामुखी म्यांमार के अंदर, अराकान योमा, पेंगु योमा पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन्हीं के अंदर ये पोपा है। क्राकाटो खतरनाक ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, जो सुंडा जलदमरू मध्य के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, जावा सुमात्रा के मध्य पाया जाता है। इसी तरीके से और हम देखें तो ज्वालामुखी का वितरण में मध्य महासागरीय कटक मेखला
महासागरों के अंदर दरारी उद्गार है हो रहा है, उस क्षेत्र के अंदर जहां पर प्लेटें एक दूसरे से विपरीत जा रही है, यानी अपसारी प्लेटें हैं, है ना, रचनात्मक प्लेटें हैं, वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो 6 से 7%, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 6 से 7% ज्वालामुखी, क्योंकि सक्रिय कटकों के सारे 6 से 7% ज्वालामुखी उद्गार यहाँ पे हो रहे हैं। ऐसे ही सबसे लंबा कटक यदि हम बात करते हैं तो मध्य अटलांटिक कटक, फिर आता है हिंद महासागरीय कार्लसबर्ग कटक, जो कि अरब प्रायद्वीप से लेकर के और भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र तक आता है। ऐसे ही पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी, ये इस क्षेत्र के अंदर, जैसे आइसलैंड मध्य महासागरीय कटक के अंदर है। त्रिस्तन दा कुना पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी का लाल सागर वाला जो भाग है वो मध्य महासागरीय कटकों के रूप में हो जाता है, और बाकी महाद्वीपीय पेटी के अंदर चला जाता है। ऐसे ही अनसेंशियन द्वीप है, तो इसके अंदर ध्यान दे दोस्तों, आइसलैंड बिल्कुल उत्तर में मध्य अटलांटिक कटक के, और तिस्तन दा कुना बिल्कुल दक्षिणी अमेरिका के पूर्व के अंदर तिस्तन दा कुना नीचे की तरफ आ जाता है। और असेंशियन ज्वालामुखी और सेंट हेलिना ज्वालामुखी, लगभग सेंट हेलिना वो मध्य सागर के आसपास का क्षेत्र, अजोर्स और कनारी अफ्रीका के पास में, और अजोर्स जो द्वीप हैं उनके अंदर ज्वालामुखी उद्गार है। आइसलैंड लगातार चौड़ा होता जा रहा है क्योंकि वहां पर रचनात्मक प्लेटों का सक्रिय किनारा है और लगातार लावा निकलता जा रहा है। एक तो वहां पर लावा कुंड है, लावा लगातार ही उबलता रहता है, लाल तप्त लावा, जिसको हम क्या कहते हैं, हेल्गा फेल कुंड कहते हैं, यानी हेल्गा फेल लावा चैम्बर इस तरीके से यहाँ पर मिलता है, लावा का कुंड मिलता है। चैम्बर के बाहर की तरफ लावा कुंड है, उबल रहा है लावा लगातार, और वहां से आइसलैंड का विस्तार होता जा रहा है रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर हम बात करें तो अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। अब प्लेटों के अंदर भी जहां जहां रेडियो सक्रिय पदार्थों से ऊर्जा बहुत अधिक इकट्ठी हो जाती है धरातल के अंदर, तो वहां की चट्टानों को पिघला देती है और एक मैग्मा चैम्बर या मेंटल प्लूम वहां पे बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी केंद्र उनको कहा जाता है। इसके अंदर प्रशांत महासागर के अंदर विशेष रूप से हॉट स्पॉट्स बने हुए हैं, ऐसे ही मैग्मा चैम्बर बने हुए हैं, जिसके अंदर जैसे कमचटका प्रायद्वीप से हवाई द्वीप तक एक श्रृंखलाबद्ध ज्वालामुखियों की हमको मिलती है। और इसके अंदर विशेष रूप से हवाई द्वीप का मोना लोआ और मोना किया सबसे प्रसिद्ध अंतरा प्लेट ज्वालामुखी केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे ही महाद्वीपों के मध्य में भी बहुत सारे ज्वालामुखी शंकु हैं, एशिया में, यूरोप के अंदर, अमेरिका में, तो इनको अंतरा प्लेट ज्वालामुखी के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम बात करें ज्वालामुखी से संबंधित कुछ विशेष चीजों की, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है गेसर या उष्णोस या गीजर। इससे क्या होगा, गीजर है तो पानी गरम गरम निकलेगा, गीजर में गरम गरम पानी होता है, तो इसको गीजर भी हम लोग कहते हैं, गेसर भी कहते हैं या उष्णोस भी कहते हैं। तो पृथ्वी से जलवाष्प के साथ साथ गर्म जल यदि निकलता रहे लगातार, तो ऐसे स्रोत को, ऐसे ज्वालामुखी के मुख को हम गेजर या गीजर कहते हैं। ऐसे ही इसके एग्जाम्पल भारत के अंदर भी मिलते हैं, जैसे मणिकरण है, मणिकरण के अंदर हमने भूतापीय ऊर्जा का केंद्र भी लगाया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसी तरीके से हरियाणा का जैसे सोना गीजर है, तो वहां से भी लगातार गर्म पानी निकलता रहता है। जम्मू कश्मीर के अंदर पुरगा घाटी का गीजर है, बिल्कुल गर्म पानी, ठंडा इलाका है लेकिन वहां पर गर्म पानी का स्रोत है। ऐसे ही अमेरिका के अंदर ओल्ड फेथफुल गीजर है। येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर 63 से लेकर 70 मिनट के बाद एक बार उद्गार होता है, और ये उद्गार कई मीटर ऊपर तक होता है, और इसको लाखों पर्यटक देखने के लिए आते हैं, क्योंकि हर लगभग 1 घंटे के बाद इसके अंदर उद्गार होता है। दिन के अंदर लगभग 20 उद्गार होते हैं, तो 20 उद्गार फिक्स हैं, 24 घंटे के अंदर 20 उद्गार इसमें होते ही होते हैं। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर है ये। और इसके अंदर न्यू मैक्सिको वाला जो क्षेत्र है, वहां पर ये बहुत तेजी से, ओल्ड फेथफुल गीजर इसको कहते हैं, येलोस्टोन नेशनल पार्क, विशेष ध्यान रखिएगा, अमेरिका के अंदर ये आता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, धुआरे किसे कहते हैं, वो गीजर था, ये धुआरे हैं। वहां से गर्म पानी निकल रहा था, गर्म जलवाष्प निकल रही थी बहुत अधिक मात्रा में, और गर्म पानी जलवाष्प के साथ ऊपर उछल रहा था। यहाँ पर क्या है, पृथ्वी से गर्म गैसें निकलती है, जलवाष्प निकलती है, लेकिन पानी नहीं निकलता। गीजर के अंदर पानी भी निकलेगा, पानी गरम गरम पानी की बूंदे, पानी भी निकलेगा, गैस के साथ पानी की बूंदे भी उछलेगी, लेकिन यहाँ सिर्फ गर्म गैसें और जलवाष्प निकलेगी, पानी की बूंद नहीं होगी। यही अंतर है धुआरे में और गीजर के अंदर। विशेष ध्यान रखेंगे हम, 10 सहस्त्र धुआरों की घाटी अलास्का के अंदर,
बहुत सारे धुआं हैं। अलास्का वैसे तो बिल्कुल ठंडा इलाका है, साइबेरिया और एक तरीके से कहें टुंड्रा प्रदेश का इलाका है। तो इस तरीके से 10,000 धुआंों की घाटी है। यहाँ पे 10,000 से ज्यादा धुआं हैं, यानी छिद्रों से धुआं निकल रहा है, जलवाष्प निकल रहा है। इसी तरीके से न्यूजीलैंड की प्लेंटी घाटी, व्हाइट द्वीप धुआंरा भी इसको कहते हैं, बहुत अधिक गैस जलवाष्प के रूप में निकलती है यहाँ पर। एक है जावा के अंदर विषैली घाटी, पॉइजनस वैली, जावा द्वीप जो इंडोनेशिया का मुख्य द्वीप है, जहां पर इंडोनेशिया की राजधानी भी है। इसी के पश्चिम के अंदर यदि हम बात करें और इसी के दक्षिण के अंदर, दक्षिण पश्चिम के अंदर ये विषैली घाटी पाई जाती है। इसी तरीके से गंधक युक्त झरना क्या कहलाता है? गंधक युक्त यानी पानी निकल रहा है जिसमें सल्फर है, तो उसको हम सल्फोतारा कहते हैं। विशेष ध्यान रखिएगा, सल्फोतारा सल्फर युक्त गीजर को कहा जाता है, विशेष ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यदि पानी निकल रहा है, गैसें निकल रही है और उससे जो जम रहा है उसे हम ज्वालामुखी के ऊपर परत जम रही है, उसे मोफेटस कहते हैं हम। तो ऐसा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का धुआं जलवाष्प के साथ और पानी के साथ निकल रहा हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा निकल रही हो, तो उसे हम मोफेटस कहते हैं। इसी तरीके से बोरिक अम्ल युक्त यदि धुआं है, जलवाष्प है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? सेफियोनी कहते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखना है, जल के साथ और जलवाष्प के साथ यदि ये पदार्थ निकल रहे हैं तो इनको विशेष नाम दिया गया है। सल्फर वाले को सल्फोतारा, कार्बन डाइऑक्साइड वाले को मोफेट्स और सोफियोनी कहते हैं हम लोग इसको। बोरिक अम्ल के साथ में यदि पानी और जलवाष्प निकले और वो ज्वालामुखी के आसपास जम जाए पदार्थ, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेफियोनी, उस मुख को कहते हैं। तो विशेष ध्यान रखना है, इनमें से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एक प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है? नहीं है, ध्यान रखना है। तो हमने बात किया था अलूशियन द्वीप आया था, अलास्का से नीचे लटका हुआ। मिडनाओ द्वीप कहां पर है? फिलीपींस के अंदर। लुजोन, मिडनाओ ये बड़े बड़े द्वीप हैं फिलीपींस के। अजोर्स द्वीप ये कहां पर है? हमने बात की थी मध्य महासागरीय कटक मेखला के अंदर। तो मध्य महासागरीय कटक मेखला में कहा था ये अजोर्स द्वीप? अटलांटिक महासागर के अंदर। और सखालिन द्वीप कहां पर है? कमचटका के नीचे, रूस का सखालिन द्वीप, जापान के ऊपर। तो ये तो सारे के सारे किसमें? परिप्रशांत मेखला में है। लेकिन ये वाला सी कहां पर है? अटलांटिक महासागर के अंदर है। तो ये प्रशांत महासागर की ज्वाला मेखला का भाग नहीं हो सकता, इसीलिए यही हमारा आंसर इसमें होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उद्गार की अवधि के अनुसार ज्वालामुखी का वर्गीकरण हम बात करें तो उद्गार के समय तथा दो उद्गारों के बीच जो अवकाश आता है उसके आधार पर ज्वालामुखी के 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो वो ज्वालामुखी जो लगातार गैसें, गर्म धूल धुआं या गर्म पानी या लावा लगातार निकाल रहा है, ऐसे को हम क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी, या इसको कहते हैं एक्टिव वोल्केनो। ऐसे ही प्रसुप्त या सुषुप्त वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो किसको कहा जाता है? एक बार उद्गार हो गया, शांत हो गया, फिर उद्गार हुआ, शांत हो गया, कम से कम 2 बार के साक्ष्य हमको मिले, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? प्रसुप्त या सुषुप्त। क्योंकि हमको पता है 2 बार हो चुका है तो तीसरी बार भी हो सकता है, संभावना है। और शांत ज्वालामुखी जो एक बार हो गया, ऊपर क्रेटर के अंदर या कार्डेरा जो भी बना उसके अंदर पानी भर गया और अब कोई संभावना अब तक नहीं है, यानी भूगर्भिक ऐतिहासिक काल में केवल एक बार का उद्गार का उल्लेख है, उसका जानकारी है, उसके बाद दोबारा कभी उद्गार हुआ ही नहीं, तो ऐसे को हम शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी या एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी कहते हैं। इंग्लिश का टर्म भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब एक एक करके जागृत ज्वालामुखी, इनके एग्जाम्पल्स में से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको विशेष ध्यान देंगे इस स्लाइड को। तो जिन ज्वालामुखियों से लावा, गैस, विखंडित पदार्थ लगातार निकलते रहते हैं, कुछ ना कुछ गैस ही निकलती रहे लेकिन कंटिन्यूअस निकलती रहती है, तो ऐसे ज्वालामुखी मुखों को हम जागृत ज्वालामुखी या फिर एक्टिव वोल्केनोज कहते हैं। तो विशेष ध्यान रखना है इनके एग्जाम्पल्स को, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल है, 500 से ज्यादा ज्वालामुखी जागृत हैं विश्व में, लेकिन मुख्य मुख्य जो ज्वालामुखी है 8-10, उनका नाम तो याद रखना ही पड़ेगा, इनको रखना पड़ेगा हमें देश के साथ। एटना है वो सिसिली द्वीप पर, एटना कहां पर है? सिसिली द्वीप पर। स्ट्राम्बोली कहां है? लेपारी द्वीप पर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। कोटापेक्सी कहां है? इक्वेडोर के अंदर। कोटापेक्सी कहां है? इक्वेडोर, जो कि दक्षिणी अमेरिका का एंडीज के अंदर देश है विषुवत रेखा पर। पिनाटुबो यह है फिलीपींस के अंदर, पिनाटुबो सक्रिय ज्वालामुखी है। बेरन कहां है? भारत के अंदर, अंडमान द्वीप के
पूर्व के अंदर इरेबस, अंटार्कटिका के ऊपर इरेबस एकमात्र अंटार्कटिका का सक्रिय ज्वालामुखी, मोना लोआ हवाई द्वीप के अंदर है, कीलायु हवाई द्वीप के ऊपर, किलायु भी बस मोना लोआ के जस्ट पास में ही, ओजोस डेल सालादो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर एंडीज पर्वतों में। तो ये कम से कम 8-10 जो भी नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देश ध्यान रखना है, पर्वत ध्यान रखना है, जो मैंने बताया जैसे एटना भूमध्य सागर में द्वीप है, ये तो सिसिली द्वीप के अंदर, इस्तांबुल ये भी द्वीप है, कोटापेक्सी ये एंडीज पर्वतों में है, इक्वेडोर के अंदर है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर, पिनाटुबो फिलीपींस द्वीपीय भाग है, इसके बाद बेरन ये भी द्वीपीय भाग है, इरेबस ये भी द्वीप के ऊपर है, अंटार्कटिका महाद्वीप का अंग है वो द्वीप, लेकिन मोना लोआ ये भी हवाई द्वीप, किलायु ये भी हवाई द्वीप के ऊपर द्वीपीय ज्वालामुखी, ओजोस डेल सालादो अर्जेंटीना और चिली यानी एंडीज पर्वतों के अंदर। तो विशेष ध्यान रखना है इस सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरणों का, इन उदाहरणों में से प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम, प्रसुप्त, सुसुप्त या डोरमेंट ज्वालामुखी। इसके अंदर यदि हम बात करें दोस्तों, तो इन ज्वालामुखी के अंदर क्या है, विशेष ध्यान रखिएगा कि लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्गारित होने वाले ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं, उद्गारित होने वाले ज्वालामुखी को हम कहते हैं सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट ज्वालामुखी। इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम पूर्व में एक से अधिक बार ज्वालामुखी उद्गार हो चुका है उसके अंदर, वर्तमान में लंबी अवधि तक कोई ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में हो सकता है। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम प्रसुप्त या सुसुप्त कहते हैं। विशेषताएं ध्यान रखिएगा, एक से अधिक बार ज्वालामुखी उद्गार होने का साक्ष्य है, एक बार का ही नहीं है कि एक ही बार हुआ था, अब हुआ ही नहीं कभी। भूगर्भिक ऐतिहासिक समय के अंदर करोड़ों वर्ष हो गए और हुआ ही नहीं, तो ऐसे को तो अगले वाले में लेंगे मृत में, लेकिन एक से अधिक बार हो चुका है ज्वालामुखी उद्गार, सक्रियता हो चुकी है उसकी, तो तीसरी बार भी हो सकती है, चौथी बार भी हो सकती है। ऐसे ज्वालामुखी उद्गार को हम प्रसुप्त या सुसुप्त यानी सोया हुआ कहेंगे। जग सकता है वो कुंभकर्ण कभी भी ज्वालामुखी का। तो ऐसे कई ज्वालामुखी हैं जिनके उदाहरण हमको ध्यान रखें, जैसे विसुवियस इटली के अंदर, मुख्य प्रायद्वीप के अंदर विसुवियस, उसके बाद क्राकाटाओ सुंडा के अंदर। 2 से ज्यादा बार तो उद्गार का हमारे साक्ष्य है। 1883 में जो उद्गार हुआ उसके बाद बहुत कम उसके अंदर गैसें और निकली है, लेकिन सुंडा के पास में खतरनाक ज्वालामुखी है ये। इसी तरीके से जापान का फ्यूजियामा, यहाँ पर भी ये ज्वालामुखी भी प्रसुप्त ज्वालामुखी है, समय समय पर उद्गार होते रहे। नारकोंडम भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। तो ये कुछ ज्वालामुखी प्रसुप्त के हैं, नाम ध्यान रखने हैं विशेष रूप से। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं शांत या मृत ज्वालामुखी की, यानी एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी की। ये ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी है जो भूगर्भिक ऐतिहासिक काल में सिर्फ एक बार ज्वालामुखी उद्गार होने का साक्ष्य है, उसके बाद कभी भी ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ। वहां पर झील बन चुकी है ज्वालामुखी मुख के अंदर, या बिल्कुल शांत है, कोई ज्वालामुखी की घटना दोबारा उल्लेख नहीं है। तो ऐसे ज्वालामुखी उद्गार को हम क्या कहते हैं, मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी या एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी हमको इसको कहते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हमको मिलते हैं, जैसे ईरान का को सुल्तान और देवबंद, एलब्रुज पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर है देवबंद और को सुल्तान। एलब्रुज पर्वत श्रृंखलाएं कैस्पियन सागर से नीचे से होकर के हिंदुकुश पर्वत तक आ जाती है, आर्मेनिया की गांठ से, यानी टर्की से होकर के और ईरान तक ही आती हैं। ऐसे ही माउंट किलिमंजारो तंजानिया का है, मृत ज्वालामुखी है, बिल्कुल इसमें क्रेटर झील भी बनी हुई है, सर्दी में बर्फ जम जाती है और गर्मियों के अंदर पिघल करके झील बन जाती है। ऐसे ही एकांका गुआ चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर, ये बहुत ऊंचा एंडीज का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी शंकु पर्वत भी है। इस तरीके से चिम्बराजो इक्वेडोर के अंदर, चिम्बराजो, इसके बाद पोपा म्यांमार के अंदर झील है एक तरीके से, टोबा सुमात्रा के अंदर बहुत बड़ा क्रेटर है, काल्डेरा के रूप में पाया जाता है, यानी क्रेटर का भी बहुत बड़ा रूप टोबा झील के रूप में ये है सुमात्रा में। तो इनका विशेष रूप से एग्जाम्पल्स का ध्यान रखना है, कौन से देश में है, कौन से पर्वत में है। यदि कोई वलित पर्वत आदि है तो उसमें भी ध्यान हमको रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं एक प्रश्न, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्गारित होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है। ये यूपीपीसीएस प्री के अंदर 92 के अंदर ऐसा प्रश्न पूछा गया, मृत ज्वालामुखी, सुषुप्त, सक्रिय या निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो मृत और निष्क्रिय तो एक ही बात है। इसके बाद कौन सा है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्गारित होने वाला, तो उसे हम कहते हैं सुषुप्त या क्या कहते हैं हम, डोरमेंट, सोया हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।